हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है आज की रात की अच्छी सी क्लास में। क्लास फिलहाल सभी अच्छी होती है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर आपका महा मैराथन करेंगे सोशल साइंस का। 50 नंबर का यह पेपर हमारा और रह गया था जो हमने नहीं किया था, तो इसको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ। कहाँ पर? मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज ही हम लोग ये 5वां पेपर भी देख लेंगे। आपका समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर सब हो गया है। सिर्फ आपका ये साइंस और मैथ है, ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ करवाया जा रहा है, चीज़ें हैं। 12 सा पेपर है आपका, कर लेंगे नो डाउट, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप लोग अपना हार्ड वर्क करिएगा और पूरा कॉपी लिख कर आइएगा। छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, उससे आपको ही समस्याएं होंगी, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। फिर बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, पूरा वीडियो कोशिश करिए एक बार ज़रूर देख लीजिए। यही एक लास्ट मौका है जो आपका रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें ए से लेकर जेड तक की सारी रिवाइज हो जाएगी। एक बार अपने आंखों से आप रीड आउट कर लेंगे, ये भी टॉपिक था, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें दी गई थी, तो उसमें एक माइंड मेकअप होता है कि हाँ हमने एक डेढ़ घंटे की क्लास ली और सब कुछ एक 1 बाय 1 करके देख लिया। ठीक है, तो मेरा प्रयास इसी में रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले मुगल साम्राज्य से संबंधित चीज़ें, मुगल साम्राज्य संबंधित बहुत प्रश्न मैंने करवाया। फटाफट मैं रिवीजन करवाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही डिस्कस होगा। बहुत हम लोग डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे कि सिलेबस बड़ा है, 6 महीने का कोर्स 1 घंटे में कवर नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आइए, मुगल साम्राज्य की शुरुआत लगभग 1526 के करीब हुई। तो जो हाईलाइट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक, 1707 में आते आते लगभग भारत के हर हिस्से में मुगल शासक का राज बन गया। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में ताकतवर राजा न होने के कारण मुगल साम्राज्य पतन भी हो गया। मतलब बहुत अच्छा शक्तिशाली राजा नहीं था, कोई देख रेख वाला नहीं था, तो चीज़ें तो खत्म हो ही जाएंगी ना। 1850 तक मुगल राजाओं ने भारत के कई इलाकों पर राज किया। मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी गई थी, शुरुआत हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की भारत में, इंडिया में जो नींव रखी गई है ना, वो बाबर ने रखी है। किसने? बाबर ने शुरुआत की है मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर बाबर का नाम है तो यही ध्यान रखना। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये एक बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वह सेंट्रल एशियाई देश से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशियाई देश से भारत में आए थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के कुछ समय बाद ही मुगल शासक बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की स्थापना को समाज भारत में फैलाया, बढ़ाया। ये सारा काम उसके बेटे हुमायूं ने किया। तो बाबर का बेटे का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं का भी नाम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको इनका वितरण दिखाती हूँ, फटाफट देखिए। सबसे पहले बाबर आया इंडिया में। मुगल शासक, मुगल की जो स्थापना, न्यू शुरुआत, जो कुछ भी था, जो बीज बोया वो बाबर ने बोया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो है गंगीज खान का वंशज था। 1526 में पानीपत के युद्ध में ये सारी चीज़ें हुई थी, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा वो बहुत कुछ हुआ। तो पानीपत का युद्ध का जो डिटेल होता है वो आपको तारीख पूछता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हुमायूं था, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं। इस साम्राज्य में हुमायूं 2 बार शासन किया। हुमायूं का पहला शासन सबसे बड़ा था, सूरी वंश के लोगों के लिए था। उसके बाद में जो चीज़ें हुई, हारा। आपको क्या हारा क्या जीता, अब ये अभी दिमाग में नहीं लेना। सिर्फ बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर ने शुरुआत की, पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर हारा जीता, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ के चलो। हुमायूं के हारने के बाद शेरशाह सूरी थे। ठीक है, सूरी वंश की स्थापना की। हुमायूं का दूसरा शासनकाल उससे बेहतर रहा, ये सारी चीज़ें रही। फिर हुमायूं का बेटा अकबर रहा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, दादा पोता पिता, ऐसे करके श्रृंखला चलती चली गई। अब अकबर के बारे में है, तो हुमायूं के बाद मुगल की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर बैठा। अकबर के मुगल की गद्दी पर बैठने पर नवयुवक था, सबसे नाजुक जो राजा बना मुगल में, वो अकबर था। 13 साल की उम्र में उसने शासन पद को संभाला। अकबर और बैरम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराया। जी हाँ, अब देखना कि दो दो पानीपत का दूसरा युद्ध, उसमें कौन हारा? उसमें हेमू हारा, जिसका परिणाम अलग अलग देखने को मिला। अधिग्रहण भी जीत लिया, बहुत कुछ हुआ। अकबर हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर को भी खत्म किया, इसलिए अकबर काफी मतलब विख्यात भी हुए थे और दूसरे जात धर्म के लोग भी इनको पसंद करते थे अपने राजा के तौर पर। आगे बढ़िए। फिर अकबर के बाद जहांगीर की बारी आ गई। मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसका संबंध सीधे तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से
जुड़ा हुआ था जहांगीर का। फिर शाहजहां आता है। मुगलों का एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और शांति पूर्वक साहस एक शासक शांति तरीके से काम करने की कोशिश में था। बहुत कुछ बनवाया भी शाहजहां ने। ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद, लाल किला, शालीमार गार्डन, बहुत कला को इमारतों को बहुत कुछ निर्माण वगैरह का काम, ताकि कुछ नाम रहे कि हाँ हमने चीज़ें बनवाई करी। औरंगजेब फिर आया। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब दुष्ट था। औरंगजेब के शासन बनने के बाद इस्लामिक कानून संशोधन के बाद बहुत जगह पर फतवा और बहुत कुछ फैलाया किया, बहुत कुछ किया। मतलब औरंगजेब का शासनकाल ना तानाशाह वाला था। मारपीट, कब्जा करना, बांधना, सजा देना, ऐसा सब कुछ शाहजहां के बेटे की करतूत थी। आगे बढ़िए। अब आइए मैं बाबर का टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530। लड़ाई जो पानीपत की थी वो यही टाइम ड्यूरेशन रही है। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। हुमायूं का 1530 से लेकर 1540। फिर एक बार और रहा तो 1555 से लेकर 56 तक का पूरा रहा। अकबर का 56 से लेकर 1605। ये जो पहली वाली तारीख है ये पूछी जा सकती है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जहांगीर का 1605 से लेकर 1677 एक क्रम में चला है, औरंगजेब तक ही पूरा रहा है। तो ये थोड़ा सा ये जो श्रृंखला है ये थोड़ा सा अपने दिमाग में लेकर रहिएगा कि पूछे तो क्लियर होना चाहिए। बाबर के बारे में फटाफट बताऊंगी। 1526 से 1530 के बारे में यहाँ पर रहा है। 24 फरवरी को ये लगभग 1483 में फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। ये पूछे बहुत कम है कि पूछेगा, लेकिन फिलहाल ठीक है। बाबर 1507 में बादशाह की उपाधि इसको मिल गई थी, किसी तैमूर शासक ने इसको धारण नहीं की थी। ये सारी चीज़ें हैं। 1526 से पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था उसका नाम लोधी वंश था, तो सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजय किया था। अब ऐसे प्रश्न बनेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कौन सी तारीख को हुआ? तो 1526 को हुआ। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ। इब्राहिम लोधी वंश का एक अंतिम शासक था और इब्राहिम को हार का सामना करना पड़ा। ये इस तरीके से आपको चीज़ें एक युद्ध से 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस को दिमाग में लेकर रखना होगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत का पहला युद्ध है 21 अप्रैल 1526। पूरी तारीख याद रखिएगा, सिर्फ 1526 को ही नहीं, 21 अप्रैल को भी दिमाग में। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये हुआ था और बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। अगर इन तारीखों को भूलेंगे फ्रेंड्स तो अपने लिए आप मुसीबत बनाएंगे, इसीलिए मैं शुरुआत वाला एकदम आराम से बता रही हूँ। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर की इसमें भी जीत हुई थी। तीसरा युद्ध जो चंदेरी का युद्ध था 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ही हर जगह जीत रहा था। आप भी ऐसे हर सेमेस्टर में बढ़िया नंबर लाइए। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था अफगानों और बाबर के। बाबर इतना शक्तिशाली था कि हर युद्ध में जाके खड़ा होता, हमें भी लड़ना, जैसे कोई वहाँ पे लड्डू बट रहा हो। लेकिन ये चीज़ें हैं, इससे बाबर की जीत हुई थी। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर जब इतना जीत रहा था हर जगह, तो इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। 48 साल में 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये तारीख जो शुभ घड़ी थी इसको भी थोड़ा सा दिमाग में लेकर रहिएगा। जन्म कब हुआ सोचिए, अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ के हमको इनका याद करना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़िए। पानीपत का पहला युद्ध 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत का वह स्थान जहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत का नियंत्रण लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। बहुत सारी लड़ाइयाँ वहाँ हुई हैं। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी और उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जैसे मुगल ने बारूद के और भी बहुत सारी तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का पहला युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के बीच में हुआ था और बाबर ने लोधी को परास्त किया, क्योंकि उसकी रणनीति जो थी वो बहुत तेज थी और उतना इब्राहिम लोधी कर नहीं पाए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध क्या हुआ था? इसका रिजल्ट परिणाम लिखने को आता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम बताइए। तो पहले युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। इससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई और वह लगभग 250 वर्षों तक ये पूरा राजनीतिक शक्ति बनी रही और सब कुछ वहाँ पर शासन सारी चीज़ें भारत में शुरुआत हो गई। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। अब दूसरी लड़ाई क्या हुई थी? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। 1556 को भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, हेमू, जिनका नाम हेमू के नाम से हम उनको जानते थे, राजा हेमू, हेमू करके काफ़ी फेमस थे,
और से अकबर की सेना के बीच पानीपत के युद्ध में मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति जमान और बैरम खां की एक निर्णायक जीत हुई और फिर उसके बाद ये युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगल और अफगानों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसमें मुगल पक्ष को ध्यान में रखा गया और बहुत सारी चीज़ें देखी गई, तो जीत उनकी ही हुई थी। तीसरा युद्ध क्या था? 1761 में हुआ था। 1526 में पहला युद्ध हुआ, 1556 में दूसरा युद्ध, 1716 में 61 में तीसरा तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 660 मील दूर मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, तारीख, ये चीज़ें आपको दिमाग में लेकर चलनी भी पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं। इस युद्ध के दोआब को रोहिला अफगान और अवध के नवाब सिराजुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ में हुआ था। लड़ाइयाँ हुई थी, वही क्या कर सकते हैं। परिणाम क्या निकला? तो मराठाओं के उत्तर भारत में प्रगति अवरुद्ध हुई। जी हाँ, भारत में ही अवरुद्ध हुई। अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का संपन्न खंडित हुआ। अनेक योग बहुत जो बुद्ध बहादुर शक्तिशाली वीर मराठा मारे गए, बहुत कुछ हुआ और मराठा वहीं से कमज़ोर हो गया। मुगल शासक और ज़्यादा हावी होते धीरे धीरे हम पर चले गए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? बताइए, सभी के सभी फ्रेंड्स लिखिए, आप लोग खुद भी लिखिए। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की। इतना आपको आपके अतिलघुत्री में लिखना, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिएगा। पानीपत के तीनों युद्ध कब हुए थे? तो तीनों युद्ध कब हुए थे? तो ये पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत के दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां अकबर का सेनापति और हेमू आदिल शाह सूर के सेनापति इनके बीच में हुआ था। तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? बाबर। प्रथम शासक बाबर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। नाम पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी की मौत किस युद्ध में हुई? पानीपत के पहले युद्ध में हुई थी। बैरम खां किसके सेनापति थे? अकबर के थे। पानीपत कौन से राज्य में है? तो हरियाणा में है। ठीक है। खानवा का युद्ध के बीच है, तो खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा राणा सांगा के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? जो रेड कलर से हाईलाइट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, अतलगुत्री पूछ सकता है। 16 मार्च 1527 की तारीख थी। आगरा से 35 किलोमीटर दूर पर खानवा नामक गांव में लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया युद्ध खानवा के युद्ध इतिहास में भीषण और भयानक युद्ध में शामिल नाम आता है। इस युद्ध में मुस्लिम सेनापति के विश्वासघात के कारण राणा सांगा को पराजय का सामना, इसका जो सेनापति था मुस्लिम था और वो धोखा दे दिया था, तो इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा था। कब लड़ा गया, किसके बीच हुआ, किसकी जीत हुई, सब आपको पता होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जीते बाबर का हौसला 7वें आसमान पर था। वो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और विस्तार में बाबर के सामने सबसे बड़ा रोड़ा था मेवाड़ के शासक राणा सांगा। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के थे। आगे बढ़िए। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना का सपना लिए बाबर अपनी सेना के साथ बहुत सारी रणनीति बनाने लगा, बहुत कुछ करने लगा, युद्ध के लिए बहुत कुछ किया था। 16 मार्च 1527 के दिन लड़े गए खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया और उसके बाद हिंदी स्वराज का सपना भी खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया, जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, खानवा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में है। बात कर लेते हैं चंदेरी के युद्ध की। तो चंदेरी का युद्ध भी कुछ इसी तरीके से था। 21 जनवरी 1528 को मुगल बादशाह बाबर और राजपूत के मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का प्रसिद्ध युद्ध मेदिनी राय के अधिकार में था। बाबर ने मेदिनी राय पर धावा बोला और 20 जनवरी 1528 को हुआ था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनकी तारीख आ सकती है, ध्यान रखिएगा। मेदिनी राय ने 5000 राजपूतों के साथ किले का फाटक बंद कर दिया। नगर के सामने 200 फीट ऊंची दीवार को बनवाया था। यह स्थान मालवा के बुंदेलखंड सीमाओं में स्थित है। अफगानों ने शाही सेना को पराजित कर दिया और लखनऊ छोड़कर कन्नौज लौटने के लिए विवश हो गई थी। मतलब वहां पर भी जा पर एक तो संधि का पहले प्रस्ताव रखे थे चंदेरी युद्ध में, लेकिन नहीं माना गया तो हरा दिए, तो उनको भी दिक्कत हुई। चंदेरी का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1528 में। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बाबर इसमें भी जीत गया। चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो कह सकते हैं मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। अति लघु उत्तरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हीं सभी से आएंगे, इतना ध्यान रखना।
घाघरा का युद्ध का भी सेम से प्रसिद्ध है। 6 मई 1529 में मुगल बादशाह बाबर और अफगान के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया और लड़ाई की विशेषता ये युद्ध जल और थल दोनों में लड़ी गई थी। घाघरा के युद्ध के पश्चात 1.5 वर्ष बाद बीमारी के कारणवश बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बाबर शासक हुमायूं का इतिहास। अब मैंने बाबर की डिटेल सब बता दी। हुमायूं के बारे में, हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। जन्म इसका 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनके जन्म की तारीख हो सकता है पूछ ले, बहुत दिक्कत नहीं है। मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर इसको बैठा दिया गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने पहले हुमायूं को हरा दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। उसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिया और दिल्ली का राज सिंहासन संभाल बैठा। मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने हफ्तों में 7 दिनों में लगभग 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम भी बनाए थे। वो अलग अलग राजा है, जो मर्जी वो करते थे। नेक्स्ट देखिए, दोहरिया का युद्ध है। ये जौनपुर की ओर से अग्रसर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिनमें ये चीज़ें देखने को मिली तो महमूद हार गए थे। कन्नौज की लड़ाई हुई थी। कन्नौज के युद्ध में मुगल और अफगान सेना के एक बार फिर से 1540 के पीछे दोनों में झगड़ा बहुत, इतना लड़ते थे ये लोग कब्जा करने में, और मर जाते, एक भी लोग लेके ना जाते। फिर इसमें क्या हुआ था कि हुमायूं ने सेना निर्णायक और अफगान सेना से पराजित हो गई थी। हुमायूं ने भारत छोड़ दिया, निष्कासन भरे जीवन जीता रहा। इस तरीके से उसका जीवन यापन रहा। चौसा का युद्ध। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर यह चौसा का युद्ध का संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर आपको ये पता हो जाए हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिस्ती का सहारा लिया और गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिस भिस्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन दिल्ली का बादशाह बना दिया। चौसा युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने शेरशाह राज्याभिषेक के समय की उपाधि से सुसज्जित किया और साथ ही अपने नाम में खुतबे खुदवाए और सिक्के वगैरह बनवाए थे। ये इनकी झगड़े लड़ाई है। बादशाह युद्ध। गुजरात के शासक बहादुर शाह 1531 में मालवा तथा 1532 में रायसीन के किले पर अधिकार किया। 1534 में, ये सारी चीज़ें उतनी नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि कैसे प्रश्न आएगा। आगे बढ़िए। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, नाम अकबर। ठीक है। अन्य नाम अबुल फत जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर। नाम है कि पता नहीं क्या है। महान अकबर, ग्रेट। एज, ये सारी चीज़ें हो सकता है, देखते रहो, बहुत मुश्किल है। सुन्नी इस्लाम, दीन इलाही। पेशा मुगल शासक। उत्तराधिकारी जहांगीर। शासनकाल पूछ लेगा, 1556 से लेके 1605 तक ये इनका शासनकाल रहा है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुगल अकबर की गद्दी पर बैठा, संभाला। 14 साल की उम्र अकबर ने मुगल बना दिया गया था और पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षक रहे थे। हाँ, ये पूछता है बैरम खां कौन था, तो वो उनके संरक्षक थे। अकबर को मुगलों में सबसे पहले सम्राट बनाया गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को राणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी। अकबर को राणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी और अकबर हार गया, उसमें निश्चित थी, मगर अपने गद्दी के चलते महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे, मतलब नहीं जीत पाए, लेकिन तब भी। फिर यहाँ पर है, इसी दौरान उपाधि महाउपाधि ज़्यादातर मुगल राज्यों में साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे थे। आगरा, पंजाब, ये सब कुछ कब्जा हो रहा था, तो ये सब उसमें ही जा रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये जो तारीख है, ये तारीख नहीं भूलिएगा, किसके बीच लड़ा गया ये नहीं भूलिएगा। अकबर की मुगल सेना इस युद्ध के नेतृत्व में राजा मान सिंह ने किया था। मुगल और राजपूत के बीच यह युद्ध इतना भीषण और विध्वंसकारी, कुछ इतिहासकार इस युद्ध की तुलना भारत से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। राणा प्रताप का मुट्ठी भर राजपूती सेना के साथ मुगलों में छक्के छुड़ाने की किस जीत से कम नहीं था। अकबर के नवरत्न, नवरत्न है, आएंगे प्रश्न इनसे। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कला, साहित्य, संगीत में बेहद दिलचस्पी थी। कलाकारों का सम्मान भी करता था। इसे प्रेम और सम्मान की वजह से अपने दरबार में 9 अच्छे नवरत्नों को रखा था। कौन कौन था वो? अबुल फजल पहले, फैजी दूसरे, तानसेन तीसरे, बीरबल चौथे, टोडरमल पांचवें, मानसिंह छठवें, अब्दुल रहीम खाने खाना सातवें और फकीर अजियुद्दीन आठवें और मुल्ला दो पियाजा नौवें।
अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसको अतिसार रोग हो गया था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, जिसके कारण 1605 में सिकंदराबाद के पास में इसको दफनाया गया था। अकबर के देवासन के बाद में अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर के हम नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर बैठा और मुगल वंश की जो डोर थी उसको संभाला। मुगल वंश कौन से वंश का शासक था? तो अकबर मुगल वंश का शासक। अकबर कहाँ का शासक? मुगल वंश का। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो आप कहोगे मैम हुमायूं था। पूरा लिखिएगा, सिर्फ वन वर्ड में मत लिखिएगा मेरी तरह, हमें तो पढ़ाना है इसलिए मैं से बता रहे। अकबर को किसने राजनीतिक शिक्षा प्रदान की? तो बैरम खान ने बताई थी। अकबर की प्रमुख रानी कौन थी? उसकी पुत्री क्या थी? तो अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, जो और इसके पहले उन्होंने हेलना नाम की पत्नी से भी शादी की थी, जो कि राजपूत को संभवे जो है राजा भरमाल की पुत्री थी। ठीक है, किसकी थी? भारमल की पुत्री थी। अकबर के किस पुत्र को मुगल सत्ता की गद्दी सलीम यानी जहांगीर को ही मिली थी? अकबर की मृत्यु किस वजह से हुई? तो उसको पेचिस नामक या अतिसार नामक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। अकबर की जीवनी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अकबरनामा नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी हुई हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई लड़ाई किस नाम से है? तो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से है। ये हो गया पूरा अकबर का डिटेल। जहांगीर के बारे में भी आपका है, जहांगीर का नाम जो है जन्म, ये हो सकता है पूछे, वो ज़रूरी नहीं कि पूछे ही। ठीक है, उपनाम इनका नरीउद्दीन मोहम्मद जहांगीर है, ये जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजवंशिक शासन, शासनकाल इनका पढ़ लीजिएगा, 1605 से लेकर 1627 तक है। ऐसे सबके बारे में है। जहांगीर की विजय के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मेवाड़ पर विजय है। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु है। शाहजहां का इतिहास है। शाहजहां दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रेम बेगम मुमताज महल की याद में खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्य के लोग अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला साहित्य को जम को बढ़ावा दिया था, बहुत कुछ अच्छा बनाने का, बहुत सारा निर्माण करने का, जीवन के अंतिम दिनों में बहुत कुछ किया था। लेकिन कह सकते हैं लास्ट में उसके बेटे ने उसको जो है उस किले में बंदी बनाकर मार डाला था, औरंगजेब ने ही। तो ये शाहजहां के बारे में है। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल रहा है, सारी चीज़ें किस तरीके से रही हुई हैं। औरंगजेब के बारे में भी, औरंगजेब के बारे में यहाँ पर आता है कभी कभी, पर सबसे ज़्यादा जाने वाला एक नाम और है औरंगजेब। अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के लिए ये बनाया था, किया था, इसलिए और बदनाम भी हुआ। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1618 को। पत्नी की थी तो 4 पत्नियां थी। ठीक है, ये हो सकता है ना पूछे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहादुर शाह प्रथम शासनकाल इनके मतलब को इनके बाद कौन कौन आया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख खां सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ऐसे ऐसे करके ये आखिरी सम्राट रहा। तो आखिरी मुगल सम्राट का नाम हो सकता है अगर पूछे तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए। अब इनके युद्ध का वर्चस्व है, ये मैं फटाफट दिखाती हूँ। पानीपत का पहला युद्ध है 1526, मुगल सम्राट बाबर दिल्ली सल्तनत राजा इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। खानवा का 1527, घाघरा का 1529, चौसा का 1539, पानीपत का दूसरा 1556, थानसेर का युद्ध 1576 और 67, तरकोई तुकारोई का युद्ध 75 में, हल्दीघाटी युद्ध 1576 में। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मुगल सम्राट जितने भी रहे ना, सबका युद्ध है, उनका वर्चस्व है, उनकी पूरी चीज़। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ये प्रश्न अच्छा है और ये हेल्प कर देगा बहुत ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? औरंगजेब की शासन नीति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को पतन का क्योंकि हर जगह पर जाकर दुश्मनी मोल लेता था और हर जगह अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए हर जगह। तो पहला नहीं था, औरंगजेब की शासन नीति सफल नहीं हुई। औरंगजेब की दक्षिण में नीति लगाई थी, वहां पर भी उसको सक्सेस नहीं मिला। अयोग्य उत्तराधिकारी होते थे, कोई चलाने वाला ही नहीं था, इसलिए हार गया। और आर्थिक दुर्बलता भी आ गई, क्योंकि आप जो है ढंग से कोई चीज़ नहीं करोगे तो धन भी तो चाहिए, कहाँ से होगा। सैनिक व्यवस्था और अनुशासनहीनता बहुत देखने को मिलती थी, इसलिए पूरा वो पतन होता चला गया। अध्याय 2, शिवाजी महाराज मतलब मुगल साम्राज्य खत्म, मराठा साम्राज्य के बारे में है। तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में है। तारीख देखो, एमसीक्यूज में आ सकती है, 100% नहीं लेकिन भाई आ सकती। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था, आ सकता है। पिता का नाम भी इनके आ सकता है, माता का नाम भी इनके आ सकता है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के उनके यादव राज परिवार की पुत्री थी, और ये कह सकते हैं कि शिवाजी मातृ पक्ष और पिता पक्ष दोनों से ही उच्च कुल में काफ़ी अच्छे थे। शिवाजी के जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता का था, माता की छाप ज़्यादा पड़ी थी। जीजाबाई के प्रारंभ में शिवाजी को रामायण, महाभारत, प्राचीन काल की जो हिंदू बुरी कथा है, सब कुछ बता दिया था।
मतलब बहुत कुछ सिखा दिया था। दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। हाँ, ये पूछता है राजनीतिक गुरु का नाम, तो दादा कोंडदेव थे। इनकी शिवाजी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने बहुत सा युद्ध कला, घुड़सवारी सब कुछ कुशल बनाया। रामदास और तुकाराम दोनों ही शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव और धार्मिक प्रभाव जो था वो रामदास तुकाराम का था। रामदास जो थे वो शिवाजी के धर्मगुरु थे। भाई देखो प्रश्न बनेगा, राजनीतिक गुरु इनके अलग थे, धर्मगुरु इनके अलग थे। रामदास ने शिवाजी से कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग गिरीशी देव गौ ब्राह्मण रक्षणी। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय धर्म का नाश हो रहा है, देशवासियों के जीवन मृत्यु से अधिक दुखदाई है, और ऐसे घोर समय में ईश्वर ने तुम्हें भेजा है, तो उठो सारे महाराष्ट्र के एकत्रित करो और धर्म को पुनर्जीवित करो, अन्यथा हमारे पूर्वज है स्वर्ग से हम लोगों को धिक्कारेंगे कि ये धिक्कार वहां पर बैठे। मतलब देखो, शिवाजी के मराठा साम्राज्य से प्रश्न काफी बढ़िया आएगा। राजअभिषेक की बात करते हैं, शिवाजी का राजअभिषेक कब हुआ? तो 16 जून 1674 ईस्वी में हुआ था। ये तारीख आ सकती है, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ किले में हुआ था, तो ये किले का नाम आ सकता है। छत्रपति की उपाधि इनको धारण की गई और ये फिर आराम से वहां पर हुए। शिवाजी का प्रशासन भी काफी अच्छा था। यहाँ पे संप्रभुता थी इनके राज्य में। अष्टप्रधान इन्हीं के राज्य में थे। अष्टप्रधान जो 8 मंत्री थे वो इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के प्रशासन में थे, तो ये आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। मराठा के उत्थान और पतन के कारण भी ये एकता का अभाव बहुत देखने को मिलता था। ठीक है, 5 भागों में पेशवा, ये लोग बट भी गए थे। जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जहाँ पर लोग बढ़ते गए हैं, जिस शासक के राजा लोग बढ़ गए हैं वो तो दिक्कत हुई। पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, इतने सारे लोग डिवाइड हो गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ने, ईर्ष्या होने लगी, द्वेष होने लगा। एकता का अभाव एक कारण था। योग्य और कुशल नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं था, तो ये यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। दोषपूर्ण सेना व्यवस्था हो गई थी। देसी राज्यों के प्रति बहुत दोषपूर्ण नीतियाँ हो गई थी, तो ये पतन हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ? तो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसिस आए, फिर स्वीडिश, ऐसे करके ये आए और हमारे यहाँ बहुत कुछ नुकसान करके 15वीं सदी के अंत में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। द 15th सेंचुरी का ये सब कुछ था। यहाँ तक समझ में आया? मैं पूरा करवा रही हूँ 1 by 1 करके, जितना भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। आगे वाले प्रश्न ज़्यादा आते इसलिए खूब आराम से करवाया। अब पुर्तगाली के बारे में है, तो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा। अब कब आया? 17 मई 1498। अब पूछ सकते हैं भाई तारीखें हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। कालीकट भारत में। दूसरा पुर्तगाली एल्ब्रेस क्रेबाल के नाम से है। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन तक समुद्री यात्रा करके यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद उसने बहुत कुछ मुनाफा कमाया, देखा, सीखा, बहुत कुछ किया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, भारत से प्रभाव समाप्त करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सारा काम दिमाग में लेकर गया। पुर्तगाली के भारतीय व्यापार के पतन के निम्नलिखित कारण बताइए। तो भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का भावना रखने की वजह से हुआ। गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती, लूटमार अपनी नीति का हिस्सा बनाना था, इस वजह से हुआ। नए उपनिवेश ब्राजील की खोज हो रही थी, वो हुआ। इस अपनी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में पढ़ता गया। डच के बारे में थोड़ा सा है। डच यात्री कार्नविस डी टाउ हॉटमैन 1596। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1602 में हुई थी। कहाँ पर हुई? तो मतलब टाइम क्या था? 1602। 1602 में डच संसद द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव को लेकर आए हुए थे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में, लेकिन इतना हमने देखा है कि ये चीज़ें उतनी नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, अंग्रेज के बारे में थल मार्ग से आए थे। कब आए थे? 1599 में। प्रथम जो अंग्रेज था उसका नाम जॉन मिल्टन हॉल था। भारत में शासन भी किया, काफ़ी कुछ। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को लाए जिन्होंने भारत में आकर अपनी बहुत सारी गतिविधियों को आरंभ कर दिया। डेनिस भी ईस्ट इंडिया कंपनी में आए, 1616 में अपनी कंपनी का शुरुआत किया। डेनिस की पहली फैक्ट्री जो बनी जो तंजौर में बनी थी, 1620 में स्थापित की गई थी। आगे बढ़िए। असफलता भी मिली थी। आप हर चीज़ अच्छे से नहीं करोगे तो आपको जो है लॉस तो होगा ही। फ्रांसिस भी यहाँ पर आया 1664 में, व्यापार किया, कारखाना खोला, बहुत कुछ किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। तारीख हो सकता है कि युद्धों की तारीख हम देखते अक्सर पूछता है, तो 1746 से लेकर 48 तक की है। यहाँ पर अंग्रेज कैप्टन बर्नर के नेतृत्व में सब कुछ यहाँ पर हुआ था और सारी चीज़ें की। युद्धों के नाम ही पूछेगा, मतलब तारीख और किन के बीच है। कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1757 से लेकर 63 के बीच में हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी सब उतना डिटेल नहीं पूछेगा।
भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता का कारण क्या था? फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, कोई सपोर्ट नहीं मिला तो आपको उतना नहीं होगा तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। कंपनी की सम्मति स्वरूप में अधिकतर शाही नियंत्रण वगैरह देखने को मिला। नौसैनिक सर्वोच्च वहाँ पर थे तो ये भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी की कुख्यात लड़ाई भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण थे। इसने भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध की टाइम की थी। लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो ये जो रेड कलर से हाईलाइट है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जिन्होंने फ्रांसीसी सैनिक की मदद से कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया था। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ाई के बजाय एक झड़प भी हुई थी। बहुत कुछ देखने को मिला था। सिराजुद्दौला के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ये एक फ्री नवाब थे जिन्होंने 1755 में नाना अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी को वहाँ पर संभाला था। और फिर उन्होंने शासनकाल किया। बहुत सारी चीज़ें हुई दोनों के बीच में। प्लासी की युद्ध जो हुई थी वो 1757 का टाइम रहा है। प्लासी की लड़ाई 23 जून को कलकत्ता के भगीरथी नदी के तट पर प्लासी में लड़ी गई थी। कलकत्ता में ही हुई थी। परिणाम क्या निकला? युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। परोक्ष रूप से भारत में अंग्रेजी सत्ता का उदय हो गया। इसी से युद्ध मतलब उद्गार हुआ। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और क्लाइव को मीर जाफर ने 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त हुई थी। प्लासी का युद्ध का कारण क्या था? प्लासी की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करों का भुगतान न करना, टैक्स का पे नहीं करना, इस वजह से दिक्कत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्तव्यों का गैर प्रदर्शन करना, जो उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अनबिहेवियर तरीके से करना। बंगाल के नवाब की अनुमति के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना, मतलब अपनी मर्जी से हमारे यहाँ राज चलाते थे। दूसरा, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। इस दौरान प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बक्सर का युद्ध था 1764 में। बक्सर की लड़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764। एक तरफ अंग्रेजी सेना का यहाँ पर था और हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरी तरफ जो है कौन था? तरफ मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ये सारे लोग यहाँ पर मिलकर ये सारी चीज। बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। और बक्सर के युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता भी देखने को उनको मिली हुई थी। इस युद्ध में विजय हुई, अंग्रेजों की वास्तविक विजय हुई, क्योंकि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध के समान एक षड्यंत्रकारी युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के 3 महत्वपूर्ण सेनाओं और अंग्रेज सेनाओं के विजय पर था। तो इस तरीके से झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हुए थे। आपको युद्धों के नाम और जो तारीखें हैं वही ज़्यादा ध्यान रखनी होगी और किसके किसके बीच लड़ा गया ये ध्यान रखना होगा। अब एक नया टॉपिक हमको डिस्कस करना है, वह है इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की जीत के बाद मुगल और अवध के नवाब के साथ में इलाहाबाद की संधि करी। अच्छा, किसके बीच हुई थी? तो मुगलों और अवध के नवाब के बीच में। फिर संधि में बहुत संधियाँ हुई, बहुत कुछ किया गया, दोनों में दोस्ती हुई। तो जो तारीख थी 12 अगस्त 1765 को इनके बीच में कुछ शर्तें रखी गई थी। उस शर्तों पर दोनों लोग कायम होकर अपना काम कर रहे थे। अंग्रेज अवध नवाब संधि। अवध के नवाब संधि के बारे में कुछ शर्तें हैं। जो शर्तें कुछ इस तरीके से रही हैं कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, दोनों लोग को देखना करना, अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात बताएं, देखिए अब आपको इसमें है बहुत बड़ा सिलेबस, हम इतना नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि उतना हमें आएगा नहीं। क्वेश्चन में जैसा आ रहा है वो दिखाती चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बक्सर की लड़ाई कब और किसके मध्य हुई थी? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम के साथ अंग्रेज की 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक क्षेत्र में बक्सर का युद्ध हुआ। आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने तो इस तरीके से लिख दो, उस तरह बने तो उस तरीके से लिख दो। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो उनका नेतृत्व किया था। और जैसे कि हमने प्लासी के युद्ध के संबंध में देखा था, तो अंग्रेज का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन नवाब बना? तो अंग्रेज तुरंत ही मीर कासिम को उस अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण बंगाल के नवाब के पद से हटा देते थे और अपनी कंपनी को मीर जाफर को ही जो है वहाँ का नवाब बना दिया था। आगे बढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आता है 1772 से 85 तक। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि अब से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। शेष 2 प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास के गवर्नर उनके अधीन होंगे और इस तरीके से ये सारी चीज़ें मतलब अपना सेट बना रहे थे
कि कौन किसके बाद होगा, कौन किसके बाद होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इस तरीके से। प्रशासनिक सुधार करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ पर लाया गया था। जो समस्याएं चल रही थी उसको दूर किया जाए। दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया था कि एक लोग ही रहेंगे, उन्हीं का होगा। भूमि कर में सुधार करने के लिए इसको लाया गया था। टैक्स वगैरह नहीं हो रहा था प्रॉपरली। न्याय में सुधार करने के लिए, व्यापार में सुधार करने के लिए, इसलिए यहाँ पर नए गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है आपको, ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के गुण दोष। तो लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं की थी, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। तो सुधार व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था अच्छी प्रकार से स्थापित करने के लिए इन लोगों को भारत भेजा गया था। तो इन लोगों ने अपने तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थायी बंदोबस्त, या कहते हैं इस्तमराई मुरारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को अपनी भूमि का स्वामी ही नहीं माना गया, वरन उनके बच्चों और कानूनी उत्तराधिकारी को उनकी मृत्यु के पश्चात उस भूमि का स्वामी बनने का अधिकार भी प्रदान किया कर दिया था। ठीक है, जमींदारों को भूमि के हस्तांतरण का भी अधिकार प्रदान किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार लगान की एक राशि निश्चित कर दी गई थी, वही इतना चीज़ पैदा हो रहा था इसका ये होगा, सेट होगा, जिसके लिए सदैव निर्धारित किया गया था। हर बार बनाते थे नहीं, मतलब चेंज लाने के लिए किए थे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थायी बंदोबस्त एक गुण में है कि इस भू व्यवस्था ने जनता को निश्चितता प्रदान कर अनिश्चित की स्थिति में पूर्ण रूप से उबार दिया था। फिक्स नहीं था और परेशान थे। जमींदारों ने अपनी जमीन लगान दोनों के बारे में पता था। उसे पता था कि लगान का भुगतान कब किसे किस प्रकार करना है। जमींदारों ने कृषि व्यापार में रुचियों को आरंभ करना, सिखाना, उन सारी चीज़ों को देखना, बहुत कुछ था जो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कृषि की उन्नति से उद्योग और व्यापार की प्रगति हुई। ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होगी। थोड़ा बहुत लिखना होगा को चेंज करके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोष क्या है, इस व्यवस्था में लगान स्थायी थी, लगान स्थायी था, लेकिन उतनी चीज़ें पैदा नहीं होती तो कहाँ से करेगा, तो किसान एकदम कठिनाई में पड़ता था, बहुत दिक्कतें होती थी। अब बात करते हैं, एक नया टॉपिक है लॉर्ड वेलेजली के बारे में। इन लोग के बारे में बहुत टफ तो सेक्शन नहीं बनेगा, उम्मीद तो नहीं है, बट ये कि प्रश्न आएगा। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कार्यकाल मैसूर का युद्ध वगैरह लास्ट तक लड़ा। 98 में लॉर्ड वेलेजली नेतृत्व में अमसूर युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद ली थी। इस मदद में टीपू को फायदा नहीं हुआ, लड़ते लड़ते ही वो मर गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको अभी याद भी नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी की एक हड़प नीति है। लॉर्ड डलहौजी की अधिक विस्तार करना चाहता था, बल जो जितना जीतता है वो उतना फैलना चाहता है, जाहिर सी बात है। तो कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने बहुत सारे कूटनीतिक सिद्धांत बनाए थे। एक उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम बनाया, गोद निषेध नीति इस नाम से जाना जाता था, कि यहाँ पे भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा चली आ रही थी। जब किसी राजा के पुत्र वगैरह नहीं होते थे तो हिंदू परंपरा के अनुसार बालक को उत्तराधिकारी बनाने के रूप में गोद लेते थे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देसी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले, ऐसा आए और नियम बना दी कि आप किसी को गोद हमारी परमिशन के बिना नहीं ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि राजा नहीं बच्चा पैदा हो तो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और वो राज वो छीन लेते थे। तो ये इनका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कहते हैं गोद निषेध नीति। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी बहुत ही घटिया इंसान था। मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है वो मैंने 40 मिनट में ख़त्म कर दी। इसमें बहुत डिटेल में घुसते तो हम बहुत कुछ पढ़ते, लेकिन उतना प्रश्न हमें नहीं आएगा, हमें सब कुछ देखना है, तो फटाफट मैंने करवाया। जीवमंडल और जीवन, अब ये सब बायो और साइंस दोनों मिलाकर है। जयमंडल का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, प्रश्न बनता है। पृथ्वी के सभी भाग जहाँ पे जीवन मौजूद है वो जयमंडल है। प्रश्न आएगा जयमंडल किसे कहते हैं, तो ये वो भाग होता है जहाँ पर आपके जीवन में है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं जो आपको दिमाग में लेकर चलनी होगी और काम आपको करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई हीरो? चलते हैं आगे, पढ़ के अच्छे से करिएगा। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जलीय भाग को हम जल मंडल कहते हैं। तो वायुमंडल है जहाँ पे तीनों मंडल एक साथ जुड़े वो जैवमंडल, बायोस्फीयर कहलाता है। आगे बढ़िए, जैवमंडल के घटक जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। जलवायु के प्रकार है, तो यहाँ पर विश्वदीय जलवायु है, मानसूनी है, हाँ ये क्लाइमेट वाला है, विश्वदीय है, देखो मानसूनी है, उष्ण है, उपोष्ण है, भूमध्यसागरीय है, शीतोष्ण है, टुंड्रा है, कई सारी जलवायु क्लाइमेट के बारे में है जो आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए, जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण बताइए। तो पहला है भारत की स्थिति और उच्चवास। ठीक है, भारत की स्थिति, जलवायु को प्रभावित करना, भारत की जो स्थिति कंडीशन है, सिचुएशन है वो, और उच्चवास ऊंचे स्तर पर।
कर्क रेखा का भारत के मध्य से गुजरना एक रीजन होता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर की प्रेजेंस है उपस्थित है, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। पवन भी चलती है, जटवायु धारा भी होती है, तो दिक्कतें और अच्छाई भी दोनों देखने को मिलती है। चलिए, विषुवतीय जलवायु। भूमध्य रेखी जलवायु ही यह एक प्रकार की जलवायु है जिसमें पूरे वर्ष हाई तापमान की विशेषता होती है। आमतौर पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और पूरे साल तक ये वहाँ पर बना रहता है। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उपखंड है। यह नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु से दिखता है। दोनों में हाई टेम्परेचर रहता है, वर्षा की प्रचुर कारण मात्रा भी होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, ऐसी चीज़ें इसमें रहती हैं। देखो बहुत सिंपल है, इतना नहीं पूछेगा, दो दो चीज़ें पूछी आती है उसको आप शांति से छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय चीज़ें क्या होती हैं? ये राजस्थान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है तथा कक्ष के रन के कुछ भागों की यहाँ पर मतलब उस एरिया में ऐसी जलवायु वगैरह पाई जाती है उनके बारे में है। पूरे क्लाइमेट की चीज़ें इस तरीके से नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। टैगा प्रदेश क्या है? टैगा उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उप कार्टिक प्रदेशों को टुंड्रा के स्पीटीज के मध्य में पाया जाता है, जहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है। कोणधारी, कोन वाले, चीड़ के, स्प्राउस के, फर के, लार्च के, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं लंबे वाले। ठीक है। इस प्रदेश के दक्षिण में कम वर्षा होती है, जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, उसको स्टेपीज कहा जाता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। टुंड्रा प्रदेश है, ये एक प्रकार का बायोम है जो ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं। ठीक है जी हाँ, उस पोलर रीजन के रेगिस्तान ठंडे होते हैं, वर्षा भर बर्फ गिरती ढके रहते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें टुंड्रा प्रदेश में आती है, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। उन्हें हम ठंडे रेगिस्तान को टुंड्रा रेगिस्तान कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश के 3 हैं, आर्कटिक, अल्पाइन और अंटार्कटिका। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाम और टोटल कितने हैं वो पता होने चाहिए। आगे बढ़िए। महाद्वीप डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस में भी था और डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस में भी था। 7 है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप नाम भूल गए तो अपनी ही गलती आप करोगे। एशिया प्राकृतिक संसाधन धनी महाद्वीप है। यहाँ के प्रमुख संसाधन मिट्टी है, जल है, वन है, घास है, भूमिया, सब कुछ है। संसाधन वितरण आसमान बटे हैं, बहुत सारे कोयला है, टिन है, प्राकृतिक गैस, क्या क्या नहीं पाया जाता है। नदी घाटी की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गेहूँ होता है, चावल होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, तिलहन होता है, गन्ना है, चाय है, कपास है, क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ही देखने को मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जनसंख्या की वृद्धि की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है, किसी भी क्षेत्र जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर, इनके ऊपर डिपेंड करती है कि एक साल में कितने बच्चे जीवित हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें उन पे आती हैं। ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ही प्रभावित करता है। आयु है, वितरण है, जैविक क्षमता, इनका प्रसार करना। जनसंख्या की मात्रा को प्रभावित करने के भौतिक कारण भी जल आपूर्ति भी होती है, जलवायु के कारण भूमि का निर्माण, वनस्पति, प्राकृतिक संपत्ति, मिट्टी। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, आपको बहुत प्रभावित भी करती हैं। बात कर लेते हैं अध्याय 4, विश्व में संसाधन। रिसोर्स क्या क्या है? तो मानव जीवन जिन आधारभूत संसाधनों पर आधारित है, भौतिक चीज़ें उसमें आती, सांस्कृतिक आती, सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये सभी क्या क्या संसाधन कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाता है। क्योंकि यह सभी प्राकृतिक से विरासत से मिले हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक में चीज़ें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जहाँ पर सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूमि, वनस्पति, प्रकाश, पृथ्वी, तापमान, सब कुछ है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी अंग, जैसे भूमि है, जल है, वायु खनिज है, वन है, चारागाह, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। महत्व और आवश्यकता बताइए, तो महत्व तो बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी पर संसाधन ना हो तो हर जगह वितरण समान है, नहीं उपयोग हो। अगर आप ढंग से करो तो महत्व को ध्यान में रखोगे। संसाधन की मूल्य की उपलब्धता है, मांग पर निर्भर करती है। संसाधन की कमी से उसका मूल्य बढ़ जाता है तो दिक्कतें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को, उनके महत्व को आपको पता रहेगा तो आप उसको उसी अनुसार करोगे। आवश्यकता का मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें जैसे हैं उनको ध्यान में रखो। संरक्षण करिए, बहुत ज़रूरी है, बचा कर रखिए। नष्ट होने के कारण क्या है, क्यों ख़त्म हो रहा है ये जैसे प्राकृतिक हरियाली, क्यों? क्योंकि जल का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती गाड़ियाँ धोते हैं, ज़बरदस्ती जो है अननेसेसरी घर साफ करने लगते, पानी है तो फेंक दो,
लकड़ी के फर्नीचर खूब सजावट के बना रहे हैं, सजाने वाली चीज़ें बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, क्या नहीं, हर चीज़ तो यूज़ कर रहे हैं। ईंधन का भी मतलब यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेट साधन ही सबको चाहिए, ठीक है। फसलों में बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से यूज़ हो रही, बहते पानी के लिए मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी बह जा रही है, रासायनिक खादों का गंदा प्रयोग हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऐसे ही चीज़ें हैं, आप लोग ये पढ़ें, सब बनाकर अपना लिख लीजिएगा। अनवीकरणीय संसाधन, प्रकृति में इस प्रकार के संसाधन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है, जिनको दोबारा से रीजनरेट करना बहुत समय लगता है। पेट्रोलियम बनाने में बहुत समय लगता है, सब्जी नहीं कि घाटा खटाखट बना दिया, नहीं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो जल्दी चेंज नहीं होते, इसलिए इनको बहुत ही संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वरना इनकी कमी हो जाएगी। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम दोबारा से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। खनिज संसाधन क्या क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज के प्रकार में धात्विक आता है, अधात्विक और ऊर्जा खनिज आता है। पेट्रोलियम आएगा, ये एक तरल सोना भी कहा जा सकता है, क्योंकि जल्दी इसकी वो जो बहुमुखी उपयोगिताएं तो बहुत हैं, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ये हाइड्रोकार्बन और जो है पेट्रोलियम के गैसीज का मिश्रण होता है। कई सारी चीज़ें इसमें कोयले के बारे में है, खनन के दुष्प्रभाव वगैरह लिखने को आएंगे, कैसे हम इनको बचा सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करिए। लौह अयस्क क्या होता है? ये खनिज पदार्थ होते हैं जो खानों में मिलते हैं, कच्चा माल होता है, इसका उपयोग कच्चे लोहे पिंग आयरन बनाने में किया जाता है और शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर आयरन ओर भी कहते हैं। ये प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको आता है कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। तो हेमेटाइट होता है, ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है वो Fe2O7 होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्राकृतिक अयस्क है। दूसरा मैग्नेटाइट, सबके सूत्र मैंने दिए यहाँ पर, Fe4204। लिमोनाइट होता है। फिर उसके बाद सिडेराइट होता है, Fe2CO3। पैराइट होता है। आगे के 2-3 पूछता है, पूरे तो नहीं देखते को मिला है कि पूछा है, लेकिन ध्यान रखो। अप्राकृतिक गैस है, ये क्या होती है? प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआं से निकलती है, जिसमें 95% कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन होता है, 80% उसमें मीथेन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी भी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, जो सिलेंडरों में भरी जाती है, ठीक है, जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। पूछ सकता है कि किसका मिश्रण होती है। मुख्य उपयोग बिजली उत्पादन के लिए, ईंधन स्रोत, पाइप, प्राकृतिक गैस के खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, औद्योगिक उपयोग, खाद्य निर्माण के लिए बहुत जगह हम इनको यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है परिवहन की। परिवहन क्या होता है? तो परिवहन एक साधन है जहाँ पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि जाते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। परिवहन के प्रकार में जल है, स्थल है, वायु है, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मतलब आप एयर के थ्रू जा रहे हो, पानी के थ्रू जा रहे हो, ट्रेन के थ्रू जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। संचार का टॉपिक एक है, आपका जो डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा अधिगम में कम्युनिकेशन से भरा हुआ आपको मिला हुआ है। आपके बहुत सारी चीज़ें संचार वाले टॉपिक आप कर लेंगे। डाक सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राम, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, सब कुछ तो है इसमें। अध्याय 5 है, जहाँ पर भारत की स्थिति और विस्तारों के बारे में है। गोलार्ध की कुछ चीज़ें फिर आएंगी इस बार, ठीक है, गोलार्ध की चीज़ें फिर आएंगी, तो ध्यान रखिएगा, आपको सब पढ़ना होगा। मैंने इसीलिए कहा था कुछ चीज़ें अच्छे से देखते हुए चला करो। अभी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना हमें अभी यहाँ पर टाइम भी नहीं है, चीज़ें हमें बस दिखानी है आपको। अब सिलेबस तो बड़ा है ही है, ठीक है। चलो भाई, ये सारी चीज़ें। कृषि क्या होती है? अब कृषि भी अलग अलग तरीके से होती है। रेशम कीट का पालन करना, मधुमक्खी पालना, मुर्गी पालना, बागवानी करना, क्या नहीं, मत्स्य पालन करना, ये फसलों में आता है। खाद्यान्न की फसलें हैं, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ें। फसलों के प्रकार, रबी की फसल किसको कहते हैं? रबी की फसल कब से कब तक की होती है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, ये कब से कब बोया जाता है? खरीफ की फसल के कुछ उदाहरण ध्यान रखिए, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली। जायद की फसल को ध्यान रखिए, जब मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। सिंचाई वगैरह को ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आयात निर्यात किसे कहते हैं? आयात क्या है, निर्यात क्या है, ये सब ध्यान में रखिए, तो आपको हेल्प करता है, ठीक है। चलिए,
भारत में शासन व्यवस्था। अध्याय 6 सरकार के 3 अंग। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। सरकार के स्वचालित रूप में कार्य करने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो देश के राज्य में शासन लागू कर सकती है, व्यक्तियों को कार्यकाल निश्चित कर सकती है, समय पर व्यक्तियों को चेहरे बदलते हैं, चीजें बदलती है, वैसे तीन में चेंज हो। कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक है जिसका काम देश के कानून को क्रियान्वित करना और उसे लागू करना और लागू कराना है, और ये जिम्मेदारी उठाती है कि प्रॉपर्टी तरीके से उन चीज़ों को करवाए। न्यायपालिका सरकार के अंगों में से एक है जहाँ पर न्यायपालिका वर्तमान लोकतंत्र में न्याय का करने बैठी है। न्याय वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतः किसी को दंड नहीं दे सकती है, सारी चीज़ों के साथ देती है। व्यवस्थापिका होती है जो संविधान के संशोधन में बजट पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है, चीज़ों को बैलेंस करके तो मैनेज करके चलती है कि चीज़ें इस तरीके से हैं तो कैसे आप कर सकते हो। संसद। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास सदन के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित और लोकसभा को भंग करने की पावर होती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। ये तारीख आ सकती है, पता भी है आपको। नए संविधान के तहत बहुत सारे चुनाव वर्ष किए गए थे, बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया था। संसद के लिए योग्यताएं क्या हैं? पहले यह व्यक्ति पहले से किसी के पद पर ना रहा हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यह आता है लिखने को। उसकी न्यूनतम एज 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया ना हो और सच्ची निष्ठा रखता हो देश के प्रति, तो वो चीज़ें होंगी। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होता है? तो अधिकतम संख्या 552 रहती है। 530 सदस्य राज्यों की ओर से, 20 जो है वो प्रतिनिधि की होती है। और उसके बाद इनकी यही चाहे सेम चीज़ राज्यसभा के साथ भी होती है। चुनाव भी विधानसभा के सदस्य के द्वारा होता है। राज्यसभा जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता ना, जो सदस्य होते हैं जो उनके द्वारा होता है। संसद का मूल काम क्या होता है? तो संसद के सदस्यों का मूल कार्य कार्यपालिका का नियंत्रण करना होता है। किसी भी विधानमंडल के अंतर्गत जो भी प्रमुख कार्य होते हैं, कानून बनाना, उसको लागू करवाना, चर्चा करना, इन सब चीज़ों पे वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या होता है कि इसके सदस्य आम जनता के द्वारा होते हैं, ये यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होते हैं। ये 5 साल का होता है, ये कह सकते हैं 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ये एक स्थायी सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या 552 है, इसकी 250 है, ठीक है। तो यहाँ पर धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है या सदन के, लेकिन यहाँ पर धन विधेयक को राज्यसभा में अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। तो दोनों में फ़र्क है। आप बहुत मत लिखो, मैंने तो काफ़ी लिया, छोटा छोटा, या आप 2-3 याद रखो तब भी आपका है। या ये कहते हैं, ये वाला देखना एक बार लास्ट में, कि इसकी जो मिनिमम आयु 25 है, इसकी जो है वो 30 है। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है? भारत का नेतृत्व, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर ना हो, और अच्छी योग्यता, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी रखता हो। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक ही व्यक्ति जिन्हें जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित कर सकते हैं, कोई सीमा अभी तक नहीं है कि एक बार, मतलब कोई एक बार राष्ट्रपति बनकर दोबारा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। और 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हटा भी सकते हैं। 61 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर सिद्ध करके हटाया भी सकते, इम्पीचमेंट लगाकर हटा भी सकते हैं। कार्यकाल की शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री को, भारत के महान न्यायवादी को, नियंत्रक को, महालेख परीक्षक को, न्यायालय के न्यायाधीश को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, सबकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति को इनके पद से हटाने का अधिकार, मंत्रिपरिषद के मंत्री, राज्य का राज्यपाल, ये सब हटाने के अधिकार, रखने और हटाने दोनों के अधिकार होते हैं। विधेयक क्या होता है? बिल क्या? जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनने के लिए रखा जाता है उसको विधेयक कहा जाता है, ठीक है। असाधारण विधेयक और धन विधेयक है। भारतीय संविधान के अनुसार 110 धन विधेयक के परिभाषा से संबंधित होता है। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिकरण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियम के संबंधित प्रावधान है तो धन विधेयक में आता है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही होता है, जबकि धन विधेयक को सिर्फ पहले लोकसभा में पेश करते हैं, फिर राज्यसभा में ले जाते हैं। अब दोनों में है, ये इनके अंतर है, हो सकता है 1-2 लिखने को आ जाए। कार्यपालिका के बारे में है, संविधान का वो अंग जो देश में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को आजमा कर उनको चलाना, उनकी देखरेख करना, ये सब होते हैं उनके काम, ठीक है। कार्यपालिका के स्तर बढ़ जाते हैं, केंद्र स्तर अलग हो जाता है, राज्य स्तर अलग हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन होता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति कौन व्यक्ति? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला तो यहाँ पर कौन थे पहले? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम में 25 साल। संसदीय शासन प्रणाली में तो ये ब्रिटेन में। तो मैंने कई चीज़ें अच्छी अच्छी बहुत ऐड की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्री की मौत हुई है? 3 हुई है पद पर रहकर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है। भारत संविधान के पहले कानूनी मंत्री का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वो है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लोकसभा में। बहुत कुछ है जो मैंने इस तरीके से कराया है 1 बाय 1 करके, 1 लाइनर टाइप में आएगा फ्रेंड्स, तो करिएगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने लगातार कॉन्टिन्यूस 1 घंटे बोला और 1 घंटे में आपको ये पूरी चीज़ें आपको करवाया। आपका खुद पता है कि सिलेबस बार बहुत बड़ा था। फिलहाल परेशान नहीं होना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, हम अच्छे से कर लेते, इतनी टेंशन नहीं हो, टेंशन ना लो। बहुत कुछ आपको रिवीजन मैंने करा दिया, बहुत कुछ आप पढ़ लिए। अब लोकसभा की बहुमत न्यूनतम आओ, ये छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया है। अब हाई कोर्ट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें कहाँ पर है, क्या है, हाई कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अब ये सब तो नॉर्मल जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कुछ फाइनेंशियल सिस्टम से यहाँ पर है, वित्तीय घटक, वित्तीय संसाधन, परिसंपत्ति, सेवाएं। इतना भी तो नहीं आता है। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ये सब कुछ है। तो मैंने आपको बजट के प्रकार है, एक संतुलित बजट होता है, एक असंतुलित बजट होता है, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं। वैसे आप लोग के ये सारे क्वेश्चन जो इस तरीके से है ना, ये आप अगर सीरीज से पढ़े हैं, आपके अति लघुत्तरी तैयार है, तब भी आपकी बहुत है। टैक्स वगैरह क्या है, जीएसटी क्या है, सेवा टैक्स क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा आपको करवाऊंगी। पंचवर्षीय योजना से भी कुछ चीज़ें, सिलेबस तो बड़ा था, मैंने फिर भी फ्रेंड्स काफ़ी कुछ कवर करा दिया है। बाकी बैंक वगैरह के बारे में, भारत सरकार बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है, इनका काम क्या होता है, नाबार्ड के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ही है जो कुछ भी दिया है। तो ये पूरा हमारे ख्याल से ख़त्म हो गया, लगभग था तो मैंने कराया। अब आपको अपने आप से बहुत कुछ पढ़ के जाना है। लगभग मैंने रिवीजन तो काफ़ी कुछ आपको करवा दिया, अपनी ओर से तो काफ़ी प्रयास करके करवाया कि ये चीज़ें आपकी डिस्कस हो जाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो कि इतना आपका क्लियर है और आपने काफ़ी कुछ क्लियर करके ये चीज़ों को देख भी लिया। मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया। बहुत कुछ शुरुआत के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, आपने खुद पेपर में देखा है, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्प कर जाएंगी कि आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ और चीज़ें रहती हैं तो पेपर के फॉर्म अभी तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी ना आपको। आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत कुछ मिलेगा, तो रिवीजन फिलहाल हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते तो कर ले जाते, इतना आपको भी पता है, तो हम ना इतना घबराते ना इतना परेशान होते, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा करवा दूँ, करवा भी दिया। बाकी और जो चीज़ें हैं वो आपकी और हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, नेक्स्ट रिवीजन, नेक्स्ट डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय बाय।